हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी इंटरव्यू सीरीज के अंतर्गत तीसरे लेक्चर के ऊपर। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स बनाए थे, इंटरव्यू कक्ष के बाहर और इंटरव्यू कक्ष के अंदर। तो उम्मीद है कि उन सभी वीडियोज़ को आपने देखा होगा और आपके अंदर जो डर होगा धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा होगा। और मेरी कोशिश यही है कि आपको आतंकित न किया जाए, बल्कि आपका विवेचन करते हुए आपके अंदर जो भी डर है उसको ख़त्म किया जाए। तो उसी प्रोसेस में एक और पॉइंट आता है कि यदि इंटरव्यू कक्ष में आपको डेमो क्लास करने का मौका मिले या फिर बोल दिया जाए कि आप किसी विषय पर पढ़ाइए, तो उसको आप कैसे पढ़ाएंगे और इंटरव्यू के पहले आप कैसे उसका अभ्यास करके जाएंगे, जिससे कि आप आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को रखें। तो इन 3 पॉइंट्स पर मैं बातचीत करूंगा। डेमो क्लास का टॉपिक कैसे निर्धारित करें, फिर उसको कैसे पढ़ाएं और अभ्यास कैसे करें। यदि आप दूर इलाके में हैं, सुदूर इलाके में हैं और वहाँ पर किसी तरीके का कोई वातावरण नहीं है कि आप अभ्यास कर पाएँ, तो मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके वजह से आप ऐसा अभ्यास करके जाएंगे कि किसी से कम नहीं रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं डेमो क्लास के ऊपर। डेमो क्लास आमतौर पर आप इंडियन आइडल इत्यादि कार्यक्रम देखे होंगे, वहाँ पर उसी का एक अलग रूप होता है ऑडिशन। जब भी ऑडिशन दिया जाता है तो आप देखते हैं कि जो भी कलाकार है वो अपना पसंदीदा गाना प्रस्तुत करता है और जो भी निर्णायक होते हैं उसको देखते हैं और टैली करते हैं कि जिस भी गाने को ये गा रहा है वो कितना मिल रहा है या फिर उससे अलग है। तो कुछ डेमो भी उसी टाइप का है। जो भी बोर्ड होता है इंटरव्यू का, वो यही देखने का प्रयास करता है कि आप किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, और अगर आपको बच्चों के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा अपनी बातों को, किसी भी विषय को, तो आप कैसे रखेंगे। तो इसको लेकर जो भी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं विद्यार्थी, उनके मन में एक डर पैदा रहता है कि क्या हम अपनी बातों को ठीक से प्रस्तुत कर पाएंगे। क्योंकि कई बच्चों ने कमेंट्स किया कि जानते तो वो सब कुछ हैं लेकिन अपनी बातों को ठीक से नहीं रख पाते हैं, संप्रेषित नहीं कर पाते हैं। तो ये एक समस्या हो सकती है, लेकिन अभ्यास के माध्यम से इसको ख़त्म भी किया जा सकता है। तो सबके प्रस्तुति अलग अलग ढंग की होती है, सबके बोलने की शैली अलग अलग ढंग की होती है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतनी तैयारी ज़रूर आप करके जाइए कि अगर बोर्ड कह रहा है कि आप पढ़ा कर दिखाइए, तो आप 2-3 मिनट ज़रूर वहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन को दे पाएँ। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल वहाँ पर नहीं बोल पाएंगे। तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप तैयार करेंगे तो आपके मन में एक आत्मविश्वास भी जागृत होगा और डर भी निकलेगा। जैसे मान लीजिए आपके मन में आ रहा होगा कि डेमो क्लास की हम तैयारी कैसे करें। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि एक तो आप खुद से टॉपिक तैयार करके जाते हैं और दूसरा वहाँ पर लोग टॉपिक दे देते हैं। आमतौर पर डेमो जो शब्द बना हुआ है डेमोक्रेटिक, इसी से बना हुआ है। इसका सामान्य अर्थ यही है कि बोर्ड के लोग कई बार आपको दे देते हैं कि आप खुद जिस विषय पर तैयारी कर कर आए हुए हैं उसी को प्रस्तुत कीजिए। तो ये आपके सहूलियत के लिए कहा जाता है, लेकिन आपके लिए चुनौती भी है कि जिस विषय को आप तैयार करके जाते हैं तो लगता है कि इस पर हम अगर अच्छा नहीं परफॉर्मेंस कर पाएंगे तो हमारा रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है या फिर प्रभावित हो सकता है। तो ये चुनौती है, इसलिए जिस भी विषय को आप तैयार करके जाइए तो कई बार अभ्यास करिए। तो कौन कौन से विषय हैं जिनको आप इंटरव्यू के पहले तैयार कर सकते हैं, तो मैं अपने हिसाब से जो भी यहाँ पर सोचा हूँ समझा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको दृष्टि दी जाए। तो सबसे पहले आप देखें तो हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत जो भी कालगत प्रवृत्तियां हैं उनको ज़रूर आप क्लियर कर लीजिए। जो भी कालगत प्रवृत्ति आपको
अच्छी लगती है उदाहरण सहित आप याद कर सकते हैं या फिर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको तैयार कर लीजिए। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया था कि उनकी परीक्षा एनसीईआरटी पुस्तक के आधार पर हुई थी, तो क्या उनको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि डेमो क्लास में जो भी आपने परीक्षा के समय तैयार किया था वही प्रस्तुत करना है। जिस चीज़ पर आपकी पकड़ है उसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं, बस उसका संबंध साहित्य से होना चाहिए। तो सामान्य तौर पर साहित्य का जो दायरा बहुत बड़ा है, ठीक है, तो कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं जिन पे की बात की जा सकती है, जिसमें कि कालगत प्रवृत्तियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। खास तौर से जो आधुनिक काल है इसमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इसमें से किसी एक टॉपिक पर आप अपनी प्रस्तुति तैयार कर सकते हैं, डेमो क्लास प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उदाहरण सहित अपनी तैयारी करें आप, ठीक है। अगर कालगत प्रवृत्तियों में आपका रुझान नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप किसी कवि या लेखक पर भी तैयार कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया कि एनसीईआरटी में फला कवि को नहीं पढ़ना है, तो हम क्या इस पर तैयार करके जा सकते हैं? बिल्कुल आप तैयार करके जा सकते हैं। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि एनसीईआरटी की किताब में जो भी चीज़ लगी वही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चर्चा मैं इसलिए किया था कि पाठ्यक्रम की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि केबीएस में क्या क्या पढ़ना रहता है। तो जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ था वो पाठ्यक्रम के आधार पर ही हुआ था और संयोग से वो केबीएस के बच्चे पढ़ते भी हैं, ठीक है। आमतौर पर आप देखते हैं कि पाठ्यक्रम आपकी भर्ती का कुछ रहता है और पढ़ने जाते हैं कुछ, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी का मैं बता रहा हूँ, उसका सिलेबस अलग है आपके चयन का, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप देखते हैं कि अलग अलग थोड़ा पढ़ना रहता है। लेकिन इस बार केबीएस ने कुछ चेंजिंग किया, ठीक है। तो अगर पाठ्यक्रम के अनुसार किसी कवि या लेखक को तैयार करके जाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी तैयार करके जाते हैं, आप अपने रुचि के आधार पर तैयार करके जाते हैं, तो वह और ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेन है कि आप अपनी प्रस्तुति अच्छे से दें। तो किसी कवि या लेखक को आप तैयार कर सकते हैं। खास तौर से दो विधाओं को ज़्यादा ध्यान में रखिए, एक तो कविता और दूसरा कहानी। ये दोनों इंटरेस्टिंग भी हैं और इस पे आप अपनी बातों को रख सकते हैं। बाकी नाटक, उपन्यास, निबंध को अगर छोड़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका पसंदीदा कवि है या लेखक है उस पर तैयार कर सकते हैं और 5 मिनट का तैयार करके आप प्रस्तुत कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि किसी रचना या किसी कहानी पर हम अपनी बात को रखें, खासतौर से कविता या कहानी, तो भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, आप छोटी कविता का चुनाव करेंगे। जैसे एक कविता है अकाल और उसके बाद, एक अज्ञे की कविता है सांप, नदी के द्वीप। छोटी छोटी कविताओं को अगर आप चुनते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी गया और वो बोल रहा है कि मैं अंधेरे में के बारे में प्रस्तुत करूँगा, तो अंधेरे में कुल 8 खंडों में है और उसको प्रस्तुत करने के लिए तो जब आप महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो पाठ्यक्रम नहीं पूरा पाता है, तो यहाँ थोड़ा सा वो आपके लिए लेंदी हो जाएगा। और क्यों आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं? जितना इंटरव्यू में आप छोटी चीज़ों को वरीयता देंगे, कम समय में अधिक प्रभावशाली अपना वहाँ पर प्रस्तुति देंगे, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि वास्तविकता तो आप यही जानते हैं कि इंटरव्यू तक आपका मूल्यांकन होता है, इसके बाद आप क्या कर रहे हैं कोई देखने वाला नहीं, ठीक है। सच्चाई यही है। बाकी तो 5 अंगुलियाँ बराबर नहीं है, सभी शिक्षक अच्छे भी होते हैं और फिर बाद में कुछ लोग नौकरी के बाद उनको लगता है कि मैं इस पेशे में क्यों गया, मैं तो इसके लिए बना ही नहीं था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आदर्शवादी ढंग से आपको ध्यान में ये रखना है कि आप छोटी कविता का चुनाव कीजिए और छोटी कहानी का चुनाव कीजिए। जैसे कफन कहानी को आप तैयार कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। वापसी कहानी को तैयार कर सकते हैं, चीफ की दावत के बारे में आप तैयार कर सकते हैं। कविता में जैसा कि मैंने बताया कि छोटी कविता जो होगी, जो आपको पसंद हो, कम से कम 10 लाइन तक उसको आप तैयार करके जाइए, ठीक है ना। अगर आप इसके अलावा चाहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट भाषा विज्ञान में है, तो भाषा विज्ञान का भी आप प्रस्तुति दे सकते हैं, वो भी इफ़ेक्टिव हो सकता है, जिसमें कि आप राजभाषा व राष्ट्रभाषा के बारे में अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। जो राजभाषा का संवैधानिक प्रावधान अलग अलग किया गया है उसके बारे में आप प्रस्तुति कर सकते हैं, ठीक है।
या फिर हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, ये टॉपिक बनाया जा सकता है, क्योंकि 2-4 सवाल आपने देखा था कि एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो इसको तैयार आप कर सकते हैं, अच्छे से प्रस्तुत भी कर सकते हैं। या फिर आपकी रुचि हिंदी व्याकरण में है तो रस और अलंकार पर भी आप अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं, ये बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए सारे विद्यार्थी कविता कहानी पर ही प्रस्तुति दे रहे हैं तो ये भी बोर्ड के सामने क्या हो जाएगा, एक रसी हो जाएगा। इसलिए अगर आप जिस भी विषय में अपनी पकड़ समझते हैं उस पर तैयारी करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे, एरिया थी जिस पे कि आप अपना डेमो क्लास का प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका रुझान वाला क्षेत्र होगा उसको जरूर ध्यान में रखिए। अब इसको प्रस्तुत कैसे करना है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो सारे लोग पढ़ कर जाते हैं लेकिन प्रस्तुति अच्छी नहीं रहती है, दिक्कत होने लगती है। तो इसको आप पहले से ही फॉर्मेट बना लीजिए कि मुझे कैसे चीज़ों को प्रस्तुत करना है। मान लीजिए आप कोई विषय चुने इसमें से, तो सबसे पहले आप परिचय या प्रस्तावना को निर्धारित कीजिए कि मैं 1 मिनट में इसकी प्रस्तावना बताऊंगा, इसका जो परिचयात्मक है उसके बारे में बात करूंगा। पता चला कि प्रस्तावना ये आपकी 5 मिनट की हो गई, तो फिर बोर्ड का कोई भी मेंबर उठेगा या सदस्य बोलेगा ठीक है समझ गया, चलिए आपका इंटरव्यू हो गया। तो इस तरीके से नहीं करना है, ठोस तरीके से आप कम से कम 1 मिनट का प्रस्तावना अपना तैयार करिए। अगर 1 मिनट से ज़्यादा हो रहा है तो उसको काट छाट कीजिए, ये अभ्यास की प्रक्रिया से ही सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना या परिचय जो है 1 मिनट का। इसके बाद जो मुख्य विषय है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 2 से 3 मिनट का रखिए, वो भी सॉलिड तरीके का हो। ठीक है, फिर जो विषय आपने चुना है, क्योंकि साहित्य प्रासंगिकता से भी जोड़कर देखना चाहिए कि जो अगर कविता हम अकाल और उसके बाद की व्याख्या कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो उसकी प्रासंगिकता क्या है उसको जोड़कर जरूर बताइए। या फिर कफन कहानी की हम व्याख्या कर रहे हैं या फिर आलोचना कर रहे हैं तो उसकी प्रासंगिकता क्या है, जोड़कर आपको बताना पड़ेगा। तो आपका इंटरव्यू का जो डेमो क्लास का जो परफॉर्मेंस होगा वो प्रभावशाली हो सकता है। तो इन 3 क्राइटेरियों को जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, टोटल अपना जो डेमो क्लास है उसको 5 मिनट का बना कर रखिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्योंकि इतना वक्त नहीं रहता है बोर्ड के पास, बच्चे हज़ारों में रहते हैं और सबको 10 मिनट 15 मिनट में निपटाना रहता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको एक अवसर है। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया था कि सर हम बॉर्डर पे हैं तो हमें क्या इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, ये एक अलग अनुभव है। आज आप बॉर्डर पे हैं, अगली बार आप टॉपर हो सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को आपको जो भी अवसर मिल रहा है उसको अच्छे से आपको उसका लाभ उठाना है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे पढ़ाना है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि सारे विद्यार्थी तो बड़े बड़े कोचिंग्स में या फिर जो भी इंटरव्यू के बोर्ड बनाते हैं, पैनल बनाते हैं और ज्ञान से आतंकित करते रहते हैं कि आप अगर ऐसे चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे हंस देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये सारी चीज़ें बताते हैं और आपसे हज़ारों रुपये फीस लेते हैं। अगर उसको देने में आप सक्षम नहीं हैं तो आप भी अभ्यास कर सकते हैं और उन विद्यार्थियों से कहीं भी पीछे नहीं रह सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करना है। अगर आपके आसपास में कोई जूनियर हाई स्कूल है या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज है तो उसमें आप जाकर आधा घंटा 45 मिनट डेमो क्लास का अभ्यास कर सकते हैं। वहाँ बातचीत कर लीजिए, आमतौर पर मौका मिल ही जाता है। अगर आप लोकल हैं तो बात करेंगे तो वहाँ का जो प्रबंधन है वो मौका आपको दे देगा कि ठीक है 1 सप्ताह आकर आप पढ़ा लीजिए। वैसे भी आप लोगों ने बीएड इत्यादि किया होगा तो टीचिंग का कोर्स होता ही है, तो उसका अनुभव होगा। लेकिन तत्काल में आपको इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन देना है और आप चाहते हैं कि 15, 20, 25, 50 बच्चों के सामने मैं अपनी बातों को रखूं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अपने नज़दीकी जो भी कॉलेज है उसमें जाकर आधा घंटा 45 मिनट पढ़ा सकते हैं। तो इस मंत्र को ज़रूर आप ध्यान में रखिए, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको लगेगा कि नहीं मैं बोर्ड के सामने बोल सकता हूँ।
ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। मुझे याद है कि जब मैं 12वीं का स्टूडेंट था तो हमारे कॉलेज में अंग्रेजी के पद पर 2 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू था। तो संयोग से उस इंटरव्यू में 12वीं के बच्चे जो कि सीनियर होते हैं सबसे, उनको बैठाया गया था और कुछ हमारे टीचर्स थे। तो एक वहाँ पर जो कैंडिडेट आया हुआ था वो ऑलरेडी कहीं कोचिंग पढ़ाता था। तो वो अपने कला का प्रदर्शन करने के चक्कर में बड़े बड़े हिंदी के वाक्यों का अनुवाद बनाना शुरू किया। तो कई जगह वो फंस गए। उन्हीं के एक और जो प्रतिद्वंदी थे, एक तरीके से वो भी इंटरव्यू देने आए थे, वो छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते थे। जैसे हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ाइए, तो वो जो दूसरे इंटरव्यू देने वाले आए थे जो कि काफ़ी चालाक थे एक तरीके से कहा जाए तो, उन्होंने लिखा कि राम पत्र लिखता है, अ लेटर इज रिटन बाय राम। लेकिन जो कोचिंग पढ़ाता था, जो काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास में था, उसको लगता था कि मैं सैकड़ों बच्चों के सामने तो पढ़ा चुका हूँ, ये लोग मेरे सामने क्या हैं। तो वो मुझे याद है कि ये वाला उन्होंने वाक्य प्रयोग किया था कि शेर जंगल में गहरी नींद में सो रहा था। इसका वो इनडायरेक्ट बनाने की कोशिश किए थे। तो हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि आपका तो हिंदी वाला ही अनुवाद गलत है, हिंदी वाला ही वाक्य गलत है, तो आप कैसे इसका कर देंगे इनडायरेक्ट। तो वहाँ पर फंस गए। तो इस उदाहरण से मैं यही बताना चाह रहा था कि जब आप छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करेंगे, छोटी विषय वस्तु का प्रयोग करेंगे, तो एक तो आप कम समय में उसको तैयार कर लेंगे और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बात कर लेंगे। जैसे किसी को लग रहा है कि वो रामचरितमानस पर ही पूरा बात करेगा, तो रामचरितमानस छोटा तो है नहीं, अलग अलग खंडों में है, तो उसका कोई एक पार्ट आप उठा सकते हैं। इसी तरीके से कामायनी पर अगर कोई सोचे कि मैं कामायनी पर तैयार करके जाऊंगा, तो उसमें कुल 15 सर्ग हैं। तो इसलिए बड़े विषय वस्तु पर न जाएं, कोई छोटा विषय वस्तु ही तैयार करें और अच्छे से तैयार करें। आपका निश्चित तौर पर डेमो क्लास हो जाएगा। अच्छा, डेमो क्लास को लेकर आपको बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कहना शायद मेरा गलत नहीं होगा कि डेमो क्लास लिखने के लिए तो लिख दिया है कि 30 नंबर का डेमो क्लास होगा, 30 नंबर का आपका साक्षात्कार होगा, यानी कि बैठ के और परिचयात्मक ढंग का। लेकिन कई बार ये निर्णय जो बोर्ड होता है वो भी लेता है कि कितना डेमो लेना है, कितना नहीं लेना है। कुछ लोगों का डेमो हो भी सकता है, कुछ लोगों का डेमो नहीं भी हो सकता है। ठीक वैसे ही जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और जब से ये कोरोना आया हुआ है, तो प्रवेश पत्र के साथ आपको एक कोरोना गाइडलाइन का भी फॉर्म भरना पड़ता है। तो कुछ विद्यार्थी जो हैं उसको लेकर बहुत सीरियस रहते हैं एकदम, कि अगर इस फॉर्म को नहीं लेकर गए तो एग्ज़ाम से हो सकता है कि बाहर कर दिया जाए। अभी मैं अपनी वाइफ का एग्ज़ाम दिलाने के लिए सीटेट का गया हुआ था, तो वहाँ पर सारे विद्यार्थी कोरोना गाइडलाइन का फॉर्म लेके खड़े थे। लेकिन जैसे ही उन लोगों की एंट्री हुई, वो फॉर्म को देख के फाड़ कर फेंक दे रहा था। एक तरीके से कूड़े का ढेर हो गया था। तो हमने कहा कि इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि आप जब इंटरव्यू कक्ष के बाहर रहते हैं तो आप ज़्यादा डरे रहते हैं, ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, आप एक एक चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं ये तैयार करके आया था, मैं ये तैयार करके आया था, और पूछने के लिए कुछ ज़्यादा पूछा ही नहीं गया। आप डेमो क्लास के लिए महीने से चक्कर काट रहे हैं, अलग अलग कॉलेज, स्कूल, कोचिंग, सब चीज़ का, लेकिन आपसे पूछा ही नहीं गया। मान लीजिए आप वहाँ कह भी नहीं सकते हैं कि सर मेरा डेमो क्लास लीजिए। वहाँ तो जो सामान्य बातचीत होगी उसी के आधार पर आपको बातों को रखना है और आदर्शवादी ढंग से रहना है। व्यवहारिक तो आप असलियत जानते हैं कि क्या है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। डेमो क्लास के जो भी टॉपिक्स हैं उसके अनुसार आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो दिल से विषय आपको अच्छा लगे उसी को चुनिए। कैसे पढ़ाना है उसकी रूपरेखा मैंने बता दिया कि कम से कम 3 भागों में इसको आप ध्यान में रखिए और 5 मिनट का ही ध्यान में रखिए, ठीक है। इसके बाद आप चाहते हैं कि आप जाकर अभ्यास कहीं करें, तो नज़दीकी जो भी आपका कोई कॉलेज है वहाँ पर आप आधा घंटा 45 मिनट जाके अभ्यास कर सकते हैं। बड़े बच्चों को आप पढ़ाइए, मतलब जो भी 10th के हों, 9th के हों या फिर 11th 12th के हों, क्योंकि इसी लेवल के होंगे वही बच्चे आपकी बातों को सुनेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आप अपने मन में रखेंगे और मन से डर को ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।